हेलो फ्रेंड्स। करंट अनप्लग बाय राजीव के आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक बहुत ही चर्चित व्यक्ति गौतम अडानी के बारे में। दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंत में आपको 3 किताबें भी बताऊंगा कि किस तरीके से डेमोक्रेसी का मर्डर होता है और मीडिया उसमें कैसे अहम भूमिका निभाती है। दोस्तों, मैं जो आखिरी में आप लोगों से अपील करता हूं, आज मैं वो शुरू में ही कर देता हूं कि आप लोग जितने ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा सकें पहुंचाइए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचता नहीं है। 2-3 दिन से तबीयत खराब थी, कोई वीडियो बना नहीं पाया, एक्शन में नहीं था। आज भी तबीयत ठीक नहीं है परंतु कुछ ऐसे भारी डेवलपमेंट हो गए विगत 2-3 दिनों में कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। गौतम अडानी से पुराना गहरा याराना है। ना गौतम अडानी के ऊपर में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती, ना यूट्यूब पे मेरा पदार्पण होता। 20-22 सालों से प्रिंट मीडिया में मैं लिख रहा था, कोई मुझे जानता नहीं था। इंग्लिश में आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स लिखता था। बहुत सारे राजीव रंजन सिंह नाम के लोग हैं, उसमें एक मैं भी था। परंतु यूट्यूब पे आने के बाद में एक अपनी अलग पहचान बन पाई, और ये सिर्फ और सिर्फ हिंडनबर्ग रिपोर्ट और गौतम अडानी के कारण हो पाया। तो इसके लिए मैं गौतम अडानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके कुकृत्यों ने मुझे जो है वो एक मौका दिया अपने आप को यूट्यूब में स्थापित करने के लिए। दोस्तों, मैं कुकृत्य क्यों कह रहा हूँ? जिस व्यक्ति के नाम पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वारंट निकला है और भारत सरकार वो वारंट को सर्व नहीं कर पा रही है, जो दिखाता है कि किस तरीके से लचर व्यवस्था है हमारी घरेलू डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसीज और होम मिनिस्ट्री की। ये सेट कितना पावरफुल है कि होम मिनिस्ट्री जो है, अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एसईसी को भी जानकारी नहीं है कि उनको वारंट सर्व हुआ है कि नहीं हुआ, जबकि उनके नाम पे वारंट निकले हुए कई महीने हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति की ताकत, इस व्यक्ति की पावर कितनी ज्यादा है। अब आप लोग पूछोगे कि मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, 2 दिन पहले एक ऐसा समाचार मुझे कुछ आप ही लोग के व्यूअर्स ने फोन किया। मैं तो भारी एंटीबायोटिक्स खा के सो ही रहा था, मैं कुछ देख नहीं पाया, और मुझे ऐसा बताया गया, व्यूअर्स ने बताया कि रवीश कुमार, आकाश बैनर्जी, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, वायर, ध्रुव राठी, कई सारे पत्रकार कह लीजिए, कंटेंट क्रिएटर कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें, इन लोगों को रोहिणी की एक कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप लोगों ने जो भी वीडियो बनाए हैं वो वीडियो आप डिलीट कीजिए। बीमार था, थोड़ा बहुत मैंने उसके ऊपर में सर्च किया, रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि ये तो 6 सितंबर का डिसीजन है। 6 सितंबर को रोहिणी में कोई अनुज कुमार सिंह करके जज है, उन्होंने ये डिसीजन पास किया। एक्स पार्टी, बिना कुछ सुने हुए विपक्षी, यानी जिनके खिलाफ आपने जजमेंट दिया, उनको अपना विचार रखने का मौका नहीं मिला, और ये एक्स पार्टी डिसीजन हुआ। अब सवाल ये उठता है कि जब 6 सितंबर को ये फैसला आया, तो फिर इसकी बात एकदम से 16 सितंबर 17 सितंबर को क्यों उठी? इसका रीजन मुझे उस टाइम में समझ नहीं आया। बहुत तबीयत भी ठीक नहीं थी, ज्यादा दिमाग दौड़ा नहीं पाया। बट कल मुझे समझ में आया कि इस डिसीजन का महत्व जो था वो एक्चुअल में पुरानी रिपोर्ट से रिलेटेड नहीं था, जिस पे अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है। ये एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था। गौतम अडानी और अडानी ग्रुप द्वारा, कि जो सेबी उनको क्लीन चिट देने वाली है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के ऊपर में, उस रिपोर्ट के ऊपर में ये सारा यूट्यूब का मीडिया फिर से न्यूज ना बनाए, क्रिटिसाइज ना करे, क्रिटिसिज्म ना झेलने को मिले, इसलिए ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया गया है। ये एक तरीके से प्रहार किया गया इन यूट्यूब चैनल्स के ऊपर में। ये 16 सितंबर को कोर्ट ने नहीं, यूनियन ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने डिसीजन पास किया। उन्होंने बोला
ये नोटिस सर्व किया, नोटिस दिया यूट्यूब को और इन सारे पत्रकारों को, इन चैनलों को, कि आप अपने पुराने 138 वीडियो और 84 इंस्टाग्राम के मैसेजेस को निकालिए, इसको हटाइए। ये कुछ नहीं था, ये प्रेशर टैक्टिक्स था। प्रेशर टैक्टिक्स था कि रवीश कुमार आगे कोई वीडियो ना बनाए, अभिसार शर्मा आगे कोई अदानी के ऊपर वीडियो ना बनाए, अजीत अंजुम आगे कोई वीडियो ना बनाए, न्यूज लॉन्ड्री आगे कोई अदानी के ऊपर वीडियो ना बनाए। जो पुराने वीडियो बन चुके हैं वो तो ऑलरेडी मीडिया, ऑलरेडी उस न्यूज को जनता कंज्यूम कर चुकी है, जनता को पता चल चुका है। तो मैं वही उस टाइम में सोचना चाह रहा था कि ये अभी क्यों किया जा रहा है। टाइमिंग हर चीज में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। न्यूज पढ़ते वक्त, न्यूज सुनते वक्त आप लोग जो एक इंपॉर्टेंट अहम चीज जो भूल जाते हैं वो ये कि आप उस न्यूज की टाइमिंग के सिग्निफिकेंस को समझिए। 16 सितंबर को ये इसलिए ऑर्डर पास किया गया ताकि 18 सितंबर को जो सेबी क्लीन चिट दे गौतम अदानी को, उसके ऊपर में किसी भी तरीके से जो है वो प्रहार या इनका क्रिटिसाइज करना या इसका विश्लेषण या इसका एनालिसिस जो है वो दूसरे मीडिया ना कर सके। दोस्तों, कल ही आया है सेबी का ये जजमेंट, कल या परसों रात में आया, याद नहीं है, मैं अभी तक पढ़ नहीं पाया हूं। वो जजमेंट पढ़ने के बाद में मैं अपना भी एक एनालिसिस, एक और वीडियो बनाऊंगा जिसपे मैं उसके ऊपर में बातचीत करूंगा, क्योंकि इस विषय पे मैंने बहुत कुछ लिखा है। अब ये एक अच्छा मजाक इस देश में चल रहा है कि भाई सरकार भी आपकी, कोर्ट भी आपका, धंधा भी आपका, और फिर मीडिया के ऊपर में प्रहार भी आपका, सब कुछ आपका। तो हमारा क्या? जनता जो है वो यदि कुछ गलत होते हुए देख रही है तो वो कहां बोलेगी, कहां लिखेगी? आपने मेरे ऊपर तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक 4-5 महीने पहले ही कर दिया। मैं फॉर्चून से बाहर हूं, लिख नहीं सकता हूं। यूट्यूब पे कब स्ट्राइक हो मुझे मालूम नहीं, परंतु मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप ये समझाइए, ये बताइए कि ऐसा क्यों है। इंडिया के हजारों बिजनेसमैन हैं जो बाहर काम करते हैं, इसमें से कितनों के ऊपर में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वारंट निकले हैं, कितनों के कॉन्ट्रैक्ट को कीनिया गवर्नमेंट ने कैंसिल किया है। कीनिया गवर्नमेंट के हायर ऑफिशियल्स आके जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं। गौतम अदानी जी बोलते हैं कि वो सारे लोग, वो सारे पत्रकार जो एंटी इंडिया हैं, एंटी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जिन्होंने मेरे खिलाफ आरोप, अनर्गल आरोप लगाए हैं, वो अब इस देश से माफी मांगे। मेरा पूरा जीवन जो है गोल गोल मेरे सर के सामने घूम गया। सर तो वैसे ही घूम रहा था बीमारी के कारण, जीवन भी घूमने लग गया। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा। गौतम अदानी बोल रहे कि मेरे से रवीश कुमार जैसे पत्रकार, अजीत अंजुम जैसे पत्रकार, आकाश बनर्जी जैसे पत्रकार हैं, कुछ हमारे जैसे लोग भी आते हैं, हमारा नाम नहीं लिया गया, बात अलग है, हम लोग माफी मांगे कि हमने आपके एक्शंस को स्क्रूटनाइज किया, आपके ऊपर में जो भी आरोप लगाए उसका विश्लेषण किया। इसके लिए हम लोगों ने आपसे माफी मांगना चाहिए। ये किस तरीके का आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? इस सरकार, इस कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने तो कनिमोई और ए राजा को भी जो है वो बाइज्जत बरी कर दिया, बलवा को भी बाइज्जत बरी कर दिया था टेलीकॉम स्कैम में, है अनिल अंबानी को भी बाइज्जत बरी कर दिया। तो क्या ये सारे लोग, जिन लोगों ने रिपोर्ट लिखा था टेलीकॉम स्कैम के ऊपर में, क्या इन सबसे माफी मंगवा रहे हैं? ये किस तरीके का एग्जाम्पल गौतम अदानी जी आप सेट करना चाह रहे हैं इस देश के अंदर में? ये तो एक अलग ही तरीके का आप जो है वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि पूंजीपतियों के खिलाफ, हमारे खिलाफ कोई कुछ लिखे नहीं, और लिखेगा तो आज नहीं तो कल कोर्ट से जो है डिसीजन हमारे फेवर में आएगा और फिर हम आपसे माफी मंगाएंगे और आपके ऊपर में ऐसे मानहानि के दावे करेंगे कि ना आप घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। दोस्तों, यदि ये हो गया तो प्रजातंत्र इस देश के अंदर में समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा प्रजातंत्र। यदि इसी तरीके से चलता रहा, इसी तरीके से पत्रकारिता का गला घोटते रहे ये सेठ लोग, तो ये प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। एक तो वैसी ये सारे कॉर्पोरेट जो है मीडिया हाउसेस को खरीद रहे हैं, प्रजातंत्र तो समाप्त हो रहा है। हमारे जैसे पत्रकार आप लोगों से भिक्षा मांग रहे हैं कि हमको अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए आप लोग मदद कीजिए, सहयोग कीजिए। कुछ बड़े हो गए हैं, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, ये लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं,
ये बहुत बड़े हो गए, इनकी कोई चिंता नहीं है। पर हमारे जैसे पत्रकार जो काम करना चाह रहे हैं, आप ये जो पुराने लोग जो करोड़ों रुपए कमा रहे, इनके ऊपर में प्रेशर बना के आप नए लोगों के सामने एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं कि आप लोग संभल जाओ, नहीं तो आप लोगों को समझा दिया जाएगा तरीके से। दोस्तों, हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट लेके आया था, वो पूरे डाटा के साथ में लेके आया था। सेबी ने क्या डिसीजन दिया है ये मुझे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में मैं एक बार पढ़ूंगा, उसके बाद ही मैं उस तर्क मतलब उस चीज पे पहुंच पाऊंगा कि किस आधार पे जो है इनको क्लीन चिट सेबी ने दिया है। परंतु मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत कम पत्रकारों को और नगण्य लोगों को पता है कि सेबी जो भी डिसीजन देता है वो 90% जो उनका डिसीजन रहता है, 80% 70% कुछ भी, आप मेरे पास में एग्जैक्ट नंबर नहीं है, परंतु अधिकांशतः डिसीजन इसके पलट दिए जाते हैं। सैट जो सेबी के ऊपर में है, ट्राइब्यूनल जो है, अधिकतर केसेस में जाके सेबी सैट में हार जाता है। और वो अब ये देखना होगा कि सैट में कौन इस केस को लेके जाता है। ये जो सेबी ने जो डिसीजन दिया है, सेबी का डिसीजन सर्वमान्य नहीं है। सेबी के ऊपर में सैट बैठा है, सैट के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट बैठा है। ये किस बेसिस पे सेबी ने डिसीजन दिया है, इसको स्क्रूटनाइज करने की जरूरत है। मैं भी पढ़ूंगा, देखूंगा, जरा समझूं कि किस बेसिस पे सेबी ने जो है क्लीन चिट अदानी जी को दी है। कौन से ऐसे नियम कानून है जो हमारे जैसे लोगों को नहीं मालूम है, जो इतने सालों से मार्केट कवर कर रहे हैं या जो खुद लॉयर हैं, और सेबी को वो चीज मालूम है। वैसे सेबी के जो अभी मुखिया हैं तुहिन कांता पांडे जी, इनसे भी मेरा पुराना बड़ा अच्छा संबंध है। मैंने 3-4 स्टोरीज लिखी थी LIC के ऊपर में कि कैसे बोगस आईपीओ जो है, इसमें आईपीओ में एप्लीकेंट्स ने फाइल किए थे एप्लीकेशन, किस तरीके से बोगस एप्लीकेशन के बेसिस पे LIC के आईपीओ को हाइप किया गया, और भारत सरकार ने किस तरीके से जो है वो एक के बाद एक नियम कानूनों में जो है लचर बदलाव करते हुए LIC के आईपीओ को लेके आई, जो बहुत हायर प्राइसेस पे लेके आई थी। हाँ, उन सब चीजों का मैंने बहुत मतलब सटीकता के साथ में विश्लेषण किया था। वो सारी स्टोरीज में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, जो मैंने LIC के बोगस आईपीओ जो एप्लीकेंट्स थे उसके ऊपर में की थी। और दोस्तों, उसके बाद में तुहिन कांता पांडे जी ने मुझे कई मैसेजेस किए, मेरी उनसे बात भी हुई। उन्होंने फोन पे भी मेरे से थोड़ी अलग तरीके से बात किया, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। वो उस टाइम में डायरेक्टरेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, DIPM, डायरेक्टरेट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल कुछ नाम है, जो बेसिकली डिस इन्वेस्टमेंट करती है जो बॉडी, उसके गवर्नमेंट के वो उस टाइम में करता धरता थे। LIC का आईपीओ लाने का जो जिम्मा था वो उन्हीं के डिपार्टमेंट का था। ठीक है, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था। वो सक्सेसफुली LIC का आईपीओ लेके आए, उसी का परिणाम, उसी का जो इनाम है वो आज उनको सेबी के चेयरमैन पोस्ट करके मिला है। नरेंद्र मोदी के बहुत ही खासम खास हैं, मैडम निर्मला सीतारमन के भी ये बहुत खासम खास है। ठीक है, तो एक बार ऑलरेडी हाथ जला चुकी थी नरेंद्र मोदी सरकार, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से माधवीपुरी बुच को लाए, बहुत ढोल बाजे तमाशे के साथ में गुणगान किया गया कि प्राइवेट सेक्टर से जो है सेबी का मुखिया हम लेके आ रहे हैं, और उसके बाद में किस तरीके से माधवीपुरी बुच ने भद पीटी सेबी की, किस तरीके के इल्जाम उनके ऊपर में लगे, ये आप सभी को पता है। कोई इसमें मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि कल को माधवीपुरी बुच भी कुछ कोर्ट में जाके ऐसा अपील करे और डिसीजन लेके आ जाए कि जो जो पत्रकारों ने इनके खिलाफ बोला है वो सारे वीडियो जो है स्ट्राइक डाउन किए जाए, या उनके आर्टिकल जो है वो प्रिंट मीडिया से हटाया जाए, गूगल से हटाया जाए। दोस्तों, इस देश में कुछ भी चल रहा है, जिसके पास में पैसा है वो अपने हिसाब से जो है किसी भी तरीके से कार्य कर ले रहा है। कल राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर में उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है वोटर्स एडिशन और डिलीशन में। यही चीज चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के
कई महीनों से कई यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, खासतौर पे 4 PM पे मैंने कहा था कि 60 लाख वोटर्स महाराष्ट्र में ऐड या डिलीट किए गए हैं 6 महीने के अंदर में। राहुल गांधी ने भी इस चीज के ऊपर में बहुत बड़ी शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और उसी से हम लोग को अंदाजा मिला था कि किस लेवल का जो है ये वोट चोरी का काम चल रहा है। राहुल गांधी ने बताया कि कॉल सेंटर से सारे काम चल रहे हैं और सीआईडी कर्नाटका ने फोन नंबर मांगे, जिन फोन नंबर से कॉल्स गए हैं कि इन वोटर्स के नाम हटाने चाहिए, वो ओटीपी का ट्रेल मांगा है, वो आईपी एड्रेस मांगे हैं, वो डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट मांगे हैं। ये सारी आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे, इस तरीके के टेक्नोलॉजिकल गेम हो रहे हैं। इस तरीके से तकनीक का सहारा लेके जो है इस देश में खेल किया जा रहा है प्रजातंत्र के साथ में। यही कारण है कि गौतम अदानी जी डाटा सेंटर में इतनी तेजी से जो है निवेश कर रहे हैं। यही कारण है कि मुकेश अंबानी ने अपना पूरा जो शक्ति कह लें, आर्थिक शक्ति, वो जियो के पीछे लगा दिया, अपने टेलीकॉम बिजनेस के पीछे लगा दी है। जब दोस्तों अदानी और अंबानी इस देश के टेलीकॉम और डाटा सेंटर को कंट्रोल करेंगे तो आप समझ भी नहीं सकते हैं कि कितने, मतलब कुछ चंद लोगों के हाथों में सारी शक्ति हम इस प्रजातंत्र की सौंपने जा रहे हैं। इस देश के अंदर में एक बहुत बड़ा जो है छलावा चल रहा है। राहुल गांधी एक व्यक्ति है जो इस चीज को उठा रहा है, हमारे जैसे भी कई लोग हैं जो इस चीज को उठा रहे हैं। आप लोगों का कितना सहयोग और समर्थन मिलता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। राहुल गांधी ने एक बहुत अहम बात की जो मैंने भी बहुत बार कही है कि ये राहुल गांधी का काम नहीं है ये सारी चीजें सामने लेके आना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है, इन सीबीआई का काम है कि यदि इलेक्शन कमीशन का काम ठीक से नहीं कर रही है तो उसके ऊपर में इन्वेस्टिगेशन करे। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि ये दोनों अगर ठीक से काम नहीं करे तो वहां पे अपना डंडा चलाए। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यदि इस देश में ठीक से काम नहीं करेगी तो प्रजातंत्र कैसे चलेगा? प्रजातंत्र का सत्यानाश होना तय है दोस्तों। अभी की जो सत्ता है, अभी की जो सरकार है, ये डर गई है, ये सहम गई है जो नेपाल में हुआ है उसे देख के। इन्हें डर लग रहा है, हालांकि इन्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने एक लाभार्थी का बहुत बड़ा वर्ग खड़ा कर दिया है। इनके पास में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे जो है उग्र तत्व हैं, जब जो कभी भी इनके ऊपर में हमला हो तो वो आगे बढ़ के हमला करने वाले लोगों की बैंड बजा दे। इनके पास में उग्र तत्व भी हैं, इसलिए मैंने बार बार आपको कहा है कि आप यदि आजादी के बाद के आंदोलनों का स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि अधिकतर आंदोलन जो है, बड़े आंदोलन, उग्र आंदोलन जो सत्ता परिवर्तन कर देती है, वो सारे आंदोलनों के पीछे या तो जनसंघ रहा है या भारतीय जनता पार्टी रही है, और ये तभी हुए जब कांग्रेस सत्ता में रही है। और मेरे ये बोलने के बाद अमित शाह जी जो हैं वो एक इन्वेस्टिगेशन बैठाते हैं। अमित शाह जी आप ये वीडियो देखते हैं मेरे, मुझे मालूम है, और मैं आपको आज बता रहा हूं कि आई एम कीपिंग वॉच ऑन यू, ऑन अदानी एंड योर मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव टेलीकॉम मिनिस्टर भी हैं। अश्विनी वैष्णव जो हैं वो सारे सवाल जो राहुल गांधी पूछ रहे हैं, ठीक है, उस सारे सवालों के जवाब जो है वो देने के लिए उत्तरदायी हैं क्योंकि वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। जो 16 सितंबर को पास किया गया नोटिस वो अश्विनी वैष्णव के ही आदेश पे पास किया गया है। अश्विनी वैष्णव जो है आज की डेट में इस सरकार के मेन कर्ता धर्ता बन गए हैं। सारे जितने भी काम हो रहे हैं यूट्यूब में, कौन सा वीडियो रहेगा, कौन सा डिलीट होगा, किसकी बैंड बजाई जाएगी पत्रकारों की, ये आज की डेट में जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर डिसीजन ले रहा है, इन सब के पीछे अश्विनी वैष्णव है। आपने बड़े मजे के साथ जो है प्राइवेट सेक्टर में काम किया, सीमेंस में काम किया, सीमेंस को छोड़ के भाग गए जनरल इलेक्ट्रिक्स के अंदर बहुत जल्दी, 6-8 महीने के अंदर, ठीक है, ज्यादा तनख्वाह के उसमें। तो प्राइवेट सेक्टर फॉरेन की कंपनीज के लिए आपने काम किया और आज आपकी सरकार इल्जाम लगाती है हमारे जैसे पत्रकारों के ऊपर में कि हम लोग जो है अमेरिका और चीन की फंडिंग लेते हैं। काम आपने किया,
सैलरी आपने उठाई अमेरिकन कंपनीज के लिए काम करने के लिए, और आपके कई मिनिस्टर्स और होंगे जिनकी थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, जो अलग अलग कॉर्पोरेट सेक्टर में फॉरेन की कंपनीज के लिए काम किए हो। परंतु आप जो है हम लोग के ऊपर इल्जाम लगाते हो कि हम फंडिंग ले रहे हैं, हमको अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है, और आप बोलते हो कि हमको फंडिंग मिल रही है दुश्मन देशों से। ये किस तरीके का मजाक इस देश में चल रहा है? ये कैसा मजाक चल रहा है? अच्छे पत्रकार जो हैं वो पत्रकारिता से बाहर हैं, और जितने नालायक मंदबुद्धि कम पढ़े लिखे लोग हैं वो सब एडिटर बन के बैठे हुए हैं। ये बहुत सही गोपी पिक्चर दिलीप कुमार की थी जिसमें गाना था, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। तो आज जो है ये सारे कौवे जो हैं, ये जो आपके दिन भर चापलूसी करते हैं, चाटते रहते हैं, चरण वंदना करते हैं, जिन लोगों को सिंपल रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में अंतर नहीं मालूम है, जिनको ये नहीं मालूम कि आईएमएफ कैसे फंक्शनिंग करता है, वर्ल्ड बैंक की क्या फंक्शनिंग है, क्या ड्यूटीज है, क्या फंक्शन है, वो लोग आज इकोनॉमिक और फाइनेंस के एडिटर बने हुए हैं, बड़े बड़े न्यूज़पेपर के एडिटर इन चीफ बने हुए हैं। तो सारे कौवे जो हैं वो मोती खा रहे हैं, और हंस जो है वो बाहर भटक रहे हैं। और जो बाहर भटक के हम लोग थोड़ा बहुत कुछ काम भी करना चाह रहे हैं, तो आप हम लोग के ऊपर में कोर्ट के माध्यम से ऑर्डर निकलवा रहे हैं। मैं सारे व्यूअर्स से एक आवेदन करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा कि ये अनुज कुमार सिंह जो हैं जज जिन्होंने डिसीजन पास किया, इनके सारे 5 डिसीजन को जरा अध्ययन किया जाए, जरा पढ़ने की जरूरत है कि इन्होंने किस तरीके के डिसीजन निकाले हैं इस केस के अलावा, ताकि हमको पता चले कि हमारी जुडिशरी भी जो है वो किस तरीके से काम कर रही है। इस देश में एक बहुत बड़ा फ्लॉ जो है, बहुत बड़ा लूपहोल जो है, वो ये है कि पॉलिसी का एनालिसिस करने वाली रिपोर्टिंग नहीं होती है। जुडिशियल जो डिसीजंस आते हैं उसका एनालिसिस करने वाले अच्छे पत्रकार नहीं है। थोड़े बहुत कुछ लिख रहे हैं, थोड़े बहुत वेबसाइट चल रही है, लाइव लॉ ये वो, पर वो जस्टिफाई नहीं कर पा रही है जिस तरीके का माइक्रोस्कोप लेके इनके एक एक डिसीजंस, इनके एक एक फैसले के ऊपर में जो है हमको निरीक्षण करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। पूरा देश ही जो है पॉलिसी और कोर्ट के डिसीजन के बेसिस पे चल रहा है। ये भी जो खेल हो रहा है वीडियो हटाने का, ये भी तो कोर्ट के ही माध्यम से हुआ है। जब उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर अश्विनी वैष्णव की मिनिस्ट्री ने जो है वो नोटिस सर्व किया कि आप सारे लोग जो है वो निकालिए अपने अपने वीडियोस को। आप क्या हम लोग को काम नहीं करने देंगे? नौकरी से तो निकलवा दिया, आपके काम भी नहीं करने देंगे आप लोग? मतलब ये किस तरीके का मजाक चल रहा है। नेपाल में सुप्रीम कोर्ट को जनता ने फूंक दिया है, कई मिनिस्टर्स के घर फूके गए हैं। मैं कतई नहीं चाहता कि इस तरीके की ये घटना जो है, इस तरीके की घटना कभी भी इस देश में हो। भारत में कभी नहीं होना चाहिए। एनार्की इस देश के लिए अच्छी नहीं है। एनार्की देश को कई दशकों पीछे ले जाती है। कोई भी देश जो एनार्की से गुजरा है वो तेजी से डेवलप नहीं हो पाया। परंतु ये भी सत्य है कि जिस देश में सिर्फ कुछ ही बिजनेसमैन थ्राइव और सरवाइव कर रहे हैं, कुछ ही मिनिस्टर्स जो हैं वो थ्राइव और सरवाइव कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, और बाकी लोग जो हैं वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उस तरीके के देश भी कभी विकास नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना होगा। यदि आपको हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाना है तो आप सभी को मिलके, हम सभी को मिलके अपना अपना रोल अदा करना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी ने एकदम सही कहा है कि डेमोक्रेसी को जीवंत रखने का, जीवित रखने का अकेले जिम्मेदारी उनकी नहीं है, ये जिम्मेदारी हम सबकी है। जिस व्यक्ति को पप्पू पप्पू कह के पूरे देश में 11 साल से बदनाम किया गया, एक पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा चलाया गया, वो व्यक्ति आज इस देश में डेमोक्रेसी जिंदा रहे उसके लिए फाइट कर रहा है। क्या ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उस व्यक्ति का साथ दें? मुझे कांग्रेस पार्टी से कोई प्यार नहीं है, ये मेरे हर इंटरव्यू सुनने वाले लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया है इनको, क्योंकि इनकी बहुत सारी हरकतें जो है वो मुझे अच्छी नहीं लगती। परंतु जो सही कर रहे हैं इस देश को सशक्त करने के लिए, इस देश के प्रजातंत्र को सशक्त करने के लिए, उन कार्यों में हमें कांग्रेस का और राहुल गांधी का साथ अवश्य देना चाहिए। और जब तक ये सत्ता रहेगी, मोदी सरकार रहेगी, भाजपा सरकार रहेगी, तब तक अदानी सेठ ने जो कोर्ट के माध्यम से
और फिर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के माध्यम से जो कार्य करवा लिया है, ऐसे कार्य वो करवाते आएंगे। रिजीम चेंज बहुत जरूरी है, और रिजीम चेंज एक डेमोक्रेसी में जो है वो बैलेट बॉक्स द्वारा ही होता है, बुलेट से नहीं होता है। तो हमको जब कभी भी मौका मिलेगा हम बैलेट बॉक्स पे अपना ताकत दिखाएंगे, परंतु बैलेट बॉक्स पे अपनी ताकत दिखाने लायक अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तभी तो दिखा पाएंगे। तो ये वोट चोरी का मुद्दा बहुत बड़ा है दोस्तों। डेमोक्रेसी को जिंदा रखना जो है ये ऑपोजिशन पार्टी की जिम्मेदारी है, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसी ये किताब कहती है। इस किताब को जरूर खरीद के आप पढ़िएगा। मेरी वन ऑफ द फेवरेट किताब है हाउ डेमोक्रेसीज डाई। हाउ डेमोक्रेसीज डाई। हर व्यक्ति को जो प्रजातंत्र से प्यार करता है उसको ये किताब पढ़ने की आवश्यकता है। दूसरी किताब ये है, मैंने आपको कहा था 3 किताबें बताऊंगा। ये बहुत पतली किताब है, बहुत ही पतली किताब है, महंगी है पर बहुत पतली किताब है। व्हाई डेमोक्रेसीज नीड एन अनलवेबल प्रेस, यानी प्रजातंत्र को क्यों एक ऐसे प्रेस की जरूरत है, एक ऐसे मीडिया की जरूरत है जिसे प्यार ना किया जाए। यानी वो मीडिया जो क्रिटिसाइज करता है, वो मीडिया जो आपके हर एक एक्शन को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के निरीक्षण करता है, विश्लेषण करता है। इस तरीके की मीडिया की इस किसी भी प्रजातंत्र को क्या आवश्यकता है वो इस किताब में बताया गया है। माइकल शुट्सन ने लिखा है, मैंने आपको पहले भी इनकी एक किताब बताई थी और कहा था कि आज की डेट में मीडिया के इनसे बड़े मीडिया साइंटिस्ट कोई और नहीं है। इनकी किताबें जो है मेरी बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। और ये तीसरी किताब है जेम्स फॉलो की, इन्होंने लिखी है ब्रेकिंग द न्यूज। ब्रेकिंग द न्यूज जो है ये है तो बेसिकली अमेरिका के ऊपर में बहुत ही प्यारी किताब है दोस्तों। मैंने 2 बार पढ़ी ये किताब, मुझे इतनी पसंद है। ब्रेकिंग द न्यूज एक्चुअल में अमेरिका के प्रजातंत्र को लेके लिखी गई है कि किस तरीके से मीडिया जो है वो अमेरिका के प्रजातंत्र को ठोस पहुंचा रहा है, इस तरीके से हानि पहुंचा रहा है। परंतु जो जो बातें इस किताब में लिखी गई है वो सारी इंडिया के मीडिया के ऊपर में भी एप्लीकेबल होती है, अप्लाई होती है। दोस्तों थ्रोट इन्फेक्शन है, बहुत जोर से दम लगा के मैं बात नहीं कर पा रहा हूं, परंतु जब भी मेरी तबीयत ठीक होगी मैं पूरे जोर से, पूरे दमखम से, मेरे अंदर जितनी ताकत है उतनी ताकत, उतनी बुद्धि लगा के अदानी के ऊपर में जो डिसीजन आया है सेबी का, उसका अध्ययन करके उसके ऊपर में गहन निरीक्षण, विश्लेषण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। इस वीडियो को आप जितने ज्यादा लोगों तक बढ़ा सके, फैला सकें, फैलाइए। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये अदानी का प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था। ये उन्होंने एक अटैक किया था कि सेबी जो है वो जो भी इनके ऊपर में डिसीजन लेके आने वाली है उसका विश्लेषण ना किया जाए कि किस तरीके से जो है इनको क्लीन चिट मिली है। पर जैसा मैंने कहा, वी आर वॉचिंग यू गौतम अदानी जी। आप जाएं, कोर्ट जाएं, जहां जाना है वहां जाएं। हम लोगों को जो विश्लेषण करना होगा वो तो करेंगे ही। वीडियो आपको हटवाना है हटवा दें, हमको जो बोलना है हम बोलते रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल हटवा दें, नौकरी तो गई, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब चैनल भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रोड मिलेगा, रोड पे एक लाउड स्पीकर मिलेगा, वो लेके खड़े हो जाएगा आदमी और बोलना शुरू कर देगा। दिमाग से पागल है हम लोग, ठीक है। इस प्रजातंत्र के अंदर में जो गलत हो रहा है उस गलत को रोकने का बीड़ा उठाया है। जब तक इसको एक लॉजिकल एंडिंग तक नहीं ले जाएगा आदमी, जब तक इस शरीर के अंदर दमखम बचा है, आपके इस तरीके के अनैतिक कार्यों के खिलाफ आदमी आवाज उठाता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।